नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में ब्राजील पहुंचे पीएम मोदी का रियो डी जेनेरो में भव्य स्वागत। भारतवंशियों में जबरदस्त उत्साह। पीएम मोदी 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के साथ की प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। दोनों देशों का व्यापार, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, फार्मा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का आज 90वां जन्मदिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। प्रेम, करुणा, धैर्य और नैतिक अनुशासन का बताया प्रतीक। गाजा बंधक और युद्ध विराम समझौतों के लिए इजरायल कतर भेजेगा वार्ताकार। हमास के अस्वीकार्य मांगों के बावजूद होगी वार्ता। वॉशिंगटन में कल नेतन्याहू और ट्रंप के बीच होगी मुलाकात। और देश भर में श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है धैर्य, त्याग, दृढ़ता का प्रतीक मुहर्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमाम हुसैन की कुर्बानियों को किया याद। और आइए अब सभी खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। 5 देश की यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के रियो डी जेनेरो पहुंच गए हैं। वे 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसमें वैश्विक शासन सुधार, जलवायु परिवर्तन, चुनौतियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसमें कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ब्राजील के रियो डी जेनेरो के होटल पहुंचे तो वहां बड़ी संख्या में मौजूद भारतवंशियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की मौजूदगी देखी गई। उन्होंने पीएम मोदी की अगवानी ढोल नगाड़ों के साथ नारों से की। कई लोगों ने पीएम मोदी के साथ संवाद भी किया और उनकी एक झलक पाकर खुशी व्यक्त की। गौरतलब है कि ब्राजील में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं। होटल परिसर में ऑपरेशन सिंदूर पर प्रवासी भारतीय कलाकारों ने एक मनमोहक प्रस्तुति पेश की, जिसकी पीएम मोदी ने सराहना की।
ग्लोबल साउथ के अहम समूह ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन आज से ब्राजील के रियो डी जेनेरो में होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में भारत का पक्ष रखेंगे। इस बार का सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब वैश्विक दक्षिण के मुद्दों पर सहयोग और नेतृत्व को नई दिशा देने की जरूरत महसूस की जा रही है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की शुरुआत आज वैश्विक शासन प्रणाली में सुधार की चर्चा से होगी। इस सत्र में केवल ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य हिस्सा लेंगे। इसके बाद एक वर्किंग लंच के दौरान शांति और सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा होगी। दिन का तीसरा एजेंडा बहुपक्षवाद को मजबूत करना, आर्थिक और वित्तीय मामलों के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित होगा। शाम को सभी नेताओं के लिए एक औपचारिक स्वागत समारोह आयोजित किया जाएगा। The program on the 6th includes the first agenda item is the reform of the global governance, and thereafter there is the second item on the agenda, the peace and security, which is in the working lunch format. 7 जुलाई को सम्मेलन का चौथा एजेंडा पर्यावरण COP30 और वैश्विक स्वास्थ्य होगा, जो कि नवंबर में ब्राजील COP30 की मेजबानी करेगा। इसलिए जलवायु परिवर्तन एक अहम मुद्दा रहेगा। सम्मेलन के बाद 4 अहम घोषणाएं होने की उम्मीद है। वैश्विक शासन और AI पर नेताओं का वक्तव्य, जलवायु वित्त पर फ्रेमवर्क घोषणा, सामाजिक रूप से निर्धारित बीमारियों को समाप्त करने की साझेदारी, ब्रिक्स नेताओं की घोषणा। 4 रिपोर्ट भी नेताओं को सौंपी जाएंगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक, व्यापार परिषद, महिला व्यापार परिषद और सिविल सोसाइटी काउंसिल की रिपोर्ट। The next day, which is on the 7th July, the fourth item of the agenda is environment, COP30 and global health. As you are aware that Brazil will also be hosting COP30 later in the year in November, which is why climate change and COP issues become very important. ब्राजील की अध्यक्षता में ये सम्मेलन वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को स्वर देने की कोशिश है। भारत की प्राथमिकताएं भी इन मुद्दों के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग से कई देशों के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। भारत अगले साल ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा भविष्य के एजेंडे के लिहाज से और भी अहम मानी जा रही है। ब्रिक्स में 10 पूर्ण सदस्य देशों के अलावा 12 साझेदार देश, 8 आमंत्रित राष्ट्राध्यक्ष और 7 क्षेत्रीय और बहुपक्षीय संगठनों के प्रमुख भी सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। 10 परमानेंट सदस्यों वाला ब्रिक्स आज अपने स्थापना के सबसे गंभीर चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ चुनौतियां और मध्य पूर्व में लगातार संघर्ष ब्रिक्स के लिए परेशानियां बढ़ा रही हैं। इसलिए आज ब्रिक्स की सफलता इस बात पर निहित नहीं है कि कितने सदस्य देश इसमें शामिल होने की इच्छा रखते हैं, बल्कि इसकी सफलता इस बात में है कि जो देश सदस्य हैं वो देश एक दूसरे की संप्रभुता का ख्याल रखें और आपसी मुद्दों को बातचीत से हल करने की कोशिश करें। अगर ब्रिक्स इस रास्ते पर बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर वो ग्लोबल साउथ की आवाज़ बन सकता है। डीडी न्यूज़ के लिए रियो द जेनेरो से पीयूष कैमरा पर्सन और जयशंकर कैमरा पर्सन के साथ मैं अखिलेश सुमन। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन ने ब्राजील में भारत के राजदूत दिनेश भाटिया से विशेष बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राजील के रियो द जेनेरो में हो रहा है और हमारे साथ हैं ब्राजील में भारत के राजदूत श्री दिनेश भाटिया। सर, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब विश्व में कई तरह के संकट हैं, और ऐसे में भारत की प्राथमिकताएं क्या हैं इस शिखर सम्मेलन के लिए? पहली बात तो आपको ये समझना कि ब्रिक्स का जो मेन एजेंडा है वो शुरू से रहा है ग्लोबल गवर्नेंस का रिफॉर्म करना, और इस बार भी ब्राज़ील की अध्यक्षता में जो इस सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी 2 दिन के लिए यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, उसका मेन एजेंडा भी ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म का ही रहेगा।
उसके अलावा ब्राज़ील ने चुने हैं कई और विषय, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो भी हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एजेंडा है। सर, आपने विस्तार की बात की। ब्रिक्स 4 देश से शुरू हुआ, फिर 5 बना और आज 10 फुल मेंबर हैं और कई कतार में लगे हुए हैं। तो क्या लगता है कि दुनिया में ब्रिक्स के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है, खास करके ग्लोबल साउथ में? ग्लोबल साउथ के प्रति आकर्षण तो हमेशा रहा ही है। भारत ने हमेशा ग्लोबल साउथ को प्रमोट किया है। साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात हम हमेशा करते रहे हैं। हमारे कई ऐसे प्रोग्राम हैं, जैसे हमारा एक आईटेक प्रोग्राम रहता है, वो ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज़ है उनमें कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम्स हम करते हैं। हम आईटी सेंटर्स बनाते हैं, हम और कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करते हैं। हमारा डेवलपमेंट पार्टनरशिप एडमिनिस्ट्रेशन है विदेश मंत्रालय में, जिसका मेन काम जो प्रगतिशील देश हैं उनमें कार्य करने का है। तो ग्लोबल साउथ के देश भी लगता है ब्रिक्स में काफ़ी रुचि ले रहे हैं। देखिए, एक्सपेंशन जो हुआ है उसके हिसाब से ऐसा है, और आगे भी जैसा ये, क्योंकि ब्रिक्स एक देश डिसाइड नहीं करता है कि कौन इसमें पार्टिसिपेट करेगा कौन नहीं करेगा, तो जैसे जैसे मिलकर के मेंबरशिप डिसाइड करेगी वैसे वैसे इसका विकास होता रहेगा। तो ग्लोबल साउथ के 2 महत्वपूर्ण देश भारत और ब्राज़ील एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि कई क्षेत्रों में सहयोग आगे बढ़ने की उम्मीद है। डीडी न्यूज़ के लिए ब्राज़ील के रियो द जनेरो से कैमरा पर्सन जयशंकर और पीयूष के साथ मैं अखिलेश सुमन। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के अहमदाबाद में सहकारिता मंत्रालय के 4 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और संबोधित भी करेंगे। इस कार्यक्रम का शीर्षक सहकारिता से समृद्धि है। किसानों को उचित मूल्य दिलाने से लेकर महिलाओं को, छोटे उद्यमियों को सशक्त बनाने में सहकारिता की अहम भूमिका है। देश में 8.42 लाख सहकारी इकाइयां समावेशी विकास को आगे बढ़ाते हुए और उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, आवास, परिवहन और अन्य गतिविधियों में संलग्न है। साथ ही सहकारी समितियां कृषि ऋण और बैंकिंग, आवास और महिला कल्याण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम करती है। और आज तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का 90वां जन्मदिन है। दलाई लामा के जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा, वे प्रेम, करुणा, धैर्य और नैतिक अनुशासन के प्रतीक रहे हैं। उनके संदेश ने सभी धर्मों के लोगों में सम्मान और प्रशंसा को प्रेरित किया है। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना करता हूँ। आज मुहर्रम की 10वीं तारीख यानी यौम आशुरा है। मुस्लिम समुदाय इस दिन को पैगंबर हजरत मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में शोक के रूप में मनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानियों को याद करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि हजरत इमाम हुसैन द्वारा की गई कुर्बानियां उनकी धार्मिकता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। वो लोगों को विपरीत परिस्थितियों में भी सच्चाई का साथ देने के लिए प्रेरित करते हैं।